हेलो बच्चों। तो बेटा ये जो टॉपिक है ये अपन एक छोटे से लेक्चर के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो अपना पेंडिंग चल रहा था सैलरी हेड में। आपको याद हो तो मैंने आपको जिन बच्चों ने सैलरी हेड बाद में पढ़ा था लेक्चर्स के थ्रू, तो उनको याद होगा कि मैंने दो टॉपिक को आपको छुड़वा दिया था। एक का नाम था वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन और एक का नाम था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो ये दोनों टॉपिक के ऊपर आज अपन ये वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ही टॉपिक यूजलेस टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपको कहा था एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद आ जाए, बाकी किसी प्रकार का इंपॉर्टेंस नहीं है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं बेटा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के बारे में। ओके, इसका सेक्शन 10(10)(b) है। ओके, क्या होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन? अगर इसके ऊपर अपन बातचीत करें तो टेक्निकली बेटा अगर देखा जाए तो सेक्शन नंबर 10(10)(b) रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए एग्जम्पशन देने वाला है। क्या है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। टेक्निकली बेटा अगर देखा जाए तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एक ऐसा कंपनसेशन है जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलता है जब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा छटनी क्षतिपूर्ति। आपने, मेरे को याद होगा, एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना और अनिल कपूर की बेटी थी सोनम कपूर की, मन मर्जियाँ शायद, हाँ मे भी। तो उस मूवी में अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो आयुष्मान खुराना की जॉब चली जाती है, और जॉब जाने का रीज़न ये नहीं है कि उसको कंपनी यानी कि उसने नौकरी छोड़ दी। एक्चुअल में हुआ क्या कि कंपनी को अपना वर्कफोर्स कम करना था, कंपनी का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। जैसे अभी भी रिसेंटली लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, तो जब एम्प्लॉयर अपना खर्चा नहीं निकाल पाता है तो वो अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह कैसे देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ़ वर्कर्स है उनको कम करने का इरादा होता है उनका, और वो चाहते हैं कि वर्कर्स की संख्या कम हो जाए ताकि उनको खर्चा कम करने का मौका मिले। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपनसेशन दिया जाता है बेटा उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो जब आपको ऐसे निकाला जाएगा तो आपको एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिसको टेक्निकली अपन बोलेंगे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब मुद्दा ये आता है कि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट कितना होता है, तो सभी के लिए कॉमन है। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एग्जम्पशन बेटा बहुत छोटा है, आपको लीस्ट ऑफ फॉलोइंग करना है। पहला अमाउंट एक्चुअल अमाउंट, दूसरा होता है 5 लाख रुपए, और तीसरा होता है 15 डिवाइड बाय 26। एक्चुअल अमाउंट हो गया पहला, तो दूसरा हो गया 5 लाख रुपए का, तीसरा हो गया 15 डिवाइड बाय 26। याद आ रहा होगा आपको, ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल में भी ये 15 डिवाइड बाय 26 ही था, इनटू एवरेज सैलरी और इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर। तो ये आपको 3 अमाउंट निकालने, तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो आपके लिए पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला अमाउंट बहुत इजी है, एक्चुअल अमाउंट मतलब एक्चुअली होता है 5 लाख ही होता है। तीसरा अमाउंट क्या है, जैसे आप ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल में निकालते थे ना, हर ईयर ऑफ सर्विसेज के लिए 15 दिन की सैलरी, वही निकालना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले देखना है कितने ईयर ऑफ सर्विस के बाद आपका रिट्रेंचमेंट हुआ है। दैट इज ईयर ऑफ सर्विस निकालते वक्त 6 महीने से ऊपर का जो टाइम है उसको भी कंसिडर करना है। मतलब 15 साल 6 महीने 10 दिन नौकरी करी तो 16 साल लेने, वही ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल वाला कॉन्सेप्ट। 6 महीने से ऊपर वाले का ध्यान रखना। और इस हर ईयर ऑफ सर्विस के लिए आपको 15 दिनों की सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। 15 दिन की सैलरी यहाँ पे कैसे निकलेगी, इसके लिए आप एवरेज सैलरी निकालेंगे और उसको इंटू 15/26 कर देंगे। तो एवरेज कितने महीने का निकालना है ये आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर मैं आगे बात को बढ़ाऊँ तो अगला मुद्दा रहता है कि एवरेज सैलरी कितने महीने की निकलेगी, और फिर एवरेज सैलरी जो निकलेगी सैलरी में क्या क्या ऐड किया जाएगा। तो एक बार मैं बात करता हूँ, एवरेज सैलरी यहाँ पे जो निकालनी है वो बेटा लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी का एवरेज करना है। मतलब जिस महीने आपका रिट्रेंचमेंट हुआ उसके पिछले 3 महीने की सैलरी का एवरेज करना है। जैसे मान लो अक्टूबर में रिट्रेंच हो रहे हो तो सितंबर, अगस्त और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की सैलरी का आपको एवरेज कर लेना है। एवरेज कैसे करोगे, 3 महीने की सैलरी की टोटल डिवाइड बाय 3 करना, एवरेज आ जाएगी, उस एवरेज को इंटू 15/26 करना, इससे वो एवरेज सैलरी 15 दिन में कन्वर्ट हो जाएगी
और उस 15 दिन की सैलरी को फिर आप ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करना, आपका थर्ड अमाउंट आ जाएगा। सीधा सा तरीका है। सैलरी में क्या क्या जोड़ना है, तो बेटा इसकी जो सैलरी है वो थोड़ी यूनिक है। यहाँ पे आपको जोड़ना है बेसिक पे प्लस, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस जोड़ने हैं आपको बेटा, सारे जोड़ने, प्लस बोनस भी जोड़ना है, सारे अलाउंसेस जोड़ने हैं। और सारे अलाउंसेस का भी बेटा कौन सा अमाउंट जोड़ना है, ग्रॉस अमाउंट रिसीव, ग्रॉस अमाउंट रिसीव। सर ये क्या चीज होती है, इसका मतलब बेटा अलाउंसेस जो भी आपको मिले उसका जितना रुपया मिला वो जोड़ना है, जितना टैक्सेबल है उतना नहीं जोड़ना है, जितना मिला उतना जोड़ना है। यानी जैसे मान लीजिए डियरनेस अलाउंस मिला 2000 रुपये महीना, अब डीए तो जैसे बेटा पूरे टैक्सेबल है, अब कंडीशनल हो या ना हो जोड़ना ही पड़ेगा, सारे अलाउंसेस जोड़ने हैं। मान लो एचआरए मिला आपको 5000 रुपये महीना, ठीक है, उसमें से एग्जेम्प्ट हो रहे मान लो 2000 रुपये महीना, तो भी बेटा आपको पूरे 5000 रुपये महीना यहाँ पे ऐड करना है। जितना भी रिसिप्ट होगा, अकोमोडेशन फैसिलिटी में भी अपन सारे अलाउंसेस जोड़ते हैं वेल सैलरी की निकालते वक्त, पर वहाँ पे जब मैं निकालता हूँ तो मैं केवल और केवल टैक्सेबल अलाउंसेस जोड़ता हूँ। यहाँ पे कौन से जोड़ने हैं, ग्रॉस अमाउंट रिसीव, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। बोनस भी जोड़ना है, और भी कोई मॉनेटरी पेमेंट मिल रहा हो तो वो भी जोड़ना है, सब कुछ जोड़ना है। और इस सैलरी को पिछले 3 महीने की ये सैलरी की टोटल मारना, डिवाइड बाय 3 करना, एवरेज आ जाएगा, एवरेज से फिर आपको आगे जो काम करना है वो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके इसका कैलकुलेशन करना है। आज तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ना मॉड्यूल में कोई प्रैक्टिकल है, ना कभी MTP RTP कभी भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। फिर भी अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको इसका बता दिया मीनिंग और टैक्सेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की टैक्सेबिलिटी, ठीक है बेटा। तो ये इजी सा नॉलेज ध्यान रखेंगे आप रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए। सेम लाइन पे एक और कंपनसेशन आता है, उसके ऊपर चलते हैं। जो सेकंड टाइप का कंपनसेशन है बेटा उसका नाम है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। स्पेलिंग पे ध्यान आप देंगे नहीं, हो सकता है सही भी लिखी हो सकता है नहीं भी लिखी हो। 1010C होगा शायद, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 1010C हुआ मे बी, ये देख लेना आप। सेक्शन नंबर में मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 1010C होगा मेरे ख्याल से, C फॉर कंपनसेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। याद आया, ये जो शब्द है वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला, ये आपने ऑलरेडी BNP में सुना हुआ है। याद करो, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकालते वक्त वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के खर्चे का डिडक्शन मिलता है 35 DDA सेक्शन के अंदर, और 35 DDA सेक्शन के अंदर आपको जितना पे कराओ उसका डिडक्शन 5 सालों में मिलता है। याद करो, वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से था जिसका खर्चा होता था, पर अब अगर अपन एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जिसको ये मिलता है उसकी तो इनकम है बेटा, तो उसके लिए इस वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की क्या टैक्सेबिलिटी है वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो बहुत ही सीधा है बेटा, एग्जम्पशन ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगा रहा, सीधे एग्जम्पशन पे आ रहा हूँ। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का एग्जम्पशन होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 5 लाख दोनों में से जो भी कम हो। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ही ईजी है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ रही है, एक्चुअल को 5 लाख से कंपेयर करना है, दोनों में से जो कम होगा वो हमारे लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। बराबर बात है, बिल्कुल सही बात है, इधर कोई कैलकुलेशन नहीं दिख रही है। पर एक रूल 2B करके बना हुआ है जिसमें कि कंडीशंस दी है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की एग्जम्पशन की, बहुत सारी कंडीशन है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की जो एग्जम्पशन की कंडीशन है ना बेटा, उसके अंदर 1-2 कंडीशन तो जैसे बहुत यूजलेस ही है, जैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो एग्जम्पशन है केवल तभी ले पाएंगे जब आपने कम से कम 10 साल नौकरी के कर लिए हैं या उम्र के 40 साल पार कर लिए हैं, एक तो ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो वॉलंटरी मतलब क्या होता है बेटा, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट के पहले रिटायरमेंट ले लेना। जैसे रिटायरमेंट की 60 साल है तो 60 साल में तो नौकरी से रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, कंपनी की पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, तो वो तो लेना ही है। इसके अलावा अगर मान लो कि आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो 60 साल तक काम नहीं करना चाहता, मैं तो पहले ही रिटायर हो जाना चाहता हूँ, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटरी रिटायरमेंट सेपरेशन स्कीम बनी हुई है, ऑब्वियसली जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्कीम हो उसी में आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आपने रिटायरमेंट की इससे पहले रिटायरमेंट ले लिया उस ऑर्गेनाइजेशन से,
तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कंपनसेशन देगी, जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन कहते हैं। वो एग्जेम्प्ट होता है एक्चुअल और 5 लाख विच एवर इज लेस, ठीक बात है। अब एग्जेम्प्ट होता है पर उसके अंदर एक कंडीशन है, कंडीशन बहुत सारी है, उसमें से एक अमाउंट रिलेटेड कंडीशन है, आपको उस कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो उस कंडीशन में एक खास कंडीशन ये है कि जो एक्चुअल अमाउंट मिले कंपनसेशन का, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शेल नॉट एक्सीड, ये कंडीशन है उसके अंदर। वहां पे दिया है कि जो एक्चुअल अमाउंट आपको मिल रहा होगा इस कंपनसेशन का, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक्चुअल अमाउंट इससे ज्यादा हुआ तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल में क्या है, एग्जम्पशन मिलेगी, कितनी मिलेगी, एक्चुअल और 5 लाख दोनों में से कम मिल जाएगी मुझे, पर एक्चुअल अमाउंट जो मुझे मिले वो इस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो फिर मुझे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना। यानी कि कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को 2 अमाउंट कैलकुलेट करना बेटा। पहला है 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और दूसरा अमाउंट है बैलेंस ऑफ मंथ लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट इनटू सैलरी लास्ट। दिस इज द 2 अमाउंट्स। क्या करना है, ध्यान से सुनो। मेरे को सबसे पहले क्या करना है, पहला अमाउंट निकालना है। इसके लिए मेरे को क्या करना है, ईयर ऑफ सर्विस देखने, पहले केवल कंप्लीटेड ईयर देखने, पार्ट को नहीं देखना, ठीक है। 15 साल 10 महीने नौकरी करी, 15 साल करना है। हर साल के लिए मेरे को 3 महीने की सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। 3 महीने की सैलरी मतलब क्या करना है, जैसे 15 साल नौकरी करी, लास्ट ड्रॉन सैलरी चाहिए मेरे को, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी मेरे को दिक्कत है कि नहीं, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी मान लो मेरी आ गई है 20,000, तो 15 इंटू 20,000 इंटू 3 कर दूंगा, क्योंकि हर उस अमाउंट को 3 महीने की तनख्वाह से मिलेगी। जैसे 15 दिन की सैलरी निकाल रहा था ना, इसमें मेरे को 3 महीने की सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला अमाउंट ये आ जाएगा। दूसरा अमाउंट क्या करना है, क्योंकि ये वॉलंटरी रिटायरमेंट है, तो इसका मतलब हुआ मैंने रिटायरमेंट की एज से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। तो कितने महीने पहले ले लिया है वो महीने लिखना है। बैलेंस ऑफ मंथ लेफ्ट इन रिटायरमेंट, मान लो रिटायरमेंट की एज है 60 साल, मैंने 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, तो 5 साल पहले ले लिया। 5 साल में कितने महीने होते हैं, 60 महीने, 60 महीने लिखने, और उन 60 महीनों को मेरी तनख्वाह से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यानी कि अगर मैं 60 महीने तक 60 साल तक नौकरी करता तो कितनी तनख्वाह मिल जाती, जो छोड़ रहा हूं मैं उसको देखना है। एक्चुअल अमाउंट इन दोनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक्चुअल अमाउंट है 5 लाख, एक्चुअल अमाउंट मिला 5 लाख, ये आ रहा है 2 लाख, ये आ रहा है 10 लाख, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जम्पशन मिल जाएगी। दोनों में से किसी की लिमिट में आना चाहिए, दोनों की लिमिट में नहीं बोला मैंने, एक्चुअल अमाउंट इन दोनों की लिमिट के अंदर किसी में तो होना चाहिए। अब एक्चुअल मिला मेरे को 5, ये मान लो आ गया 2, ये आ गया 10, तो मिलेगा क्या एग्जम्पशन, हाँ मिलेगा। अब कितना मिलेगा, 5 लाख और 5 लाख दोनों में से कम 5 लाख का मिल जाएगा। अब मान लो एक्चुअल मिला 5 लाख, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3, तो ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, यानी एक्चुअल अमाउंट जो मेरे को मिला वो दोनों की लिमिट से ज्यादा मिला है, दोनों से ज्यादा मिला। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जम्पशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पूरे 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का एग्जम्पशन कितना है, एक्चुअल और 5 लाख दोनों में से कम, ठीक है। पर जो भी कंपनसेशन का अमाउंट मिले वो अमाउंट इन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर मान लो एक से ज्यादा है, दूसरे से नहीं है, चलेगा। सर दोनों के अंदर है तो भी चलेगा। सर दोनों से बाहर है, अब नहीं चलेगा। सर अब क्या होगा फिर, अगर मेरे को ज्यादा मिल गया इन दोनों से भी, तो फिर जितना मिला सारा टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन से हाथ धोना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही है आपकी, ये कंपनसेशन की एग्जम्पशन। तो यहाँ पे अमाउंट का जरूरत है। सैलरी का मीनिंग बेटा यहाँ पे वही घिसा पिटा वाली है, मतलब घिसा पिटा वाला मतलब क्या, बेसिक प्लस डीए कंडीशनल वाला, और प्लस बेटा कमीशन ऑन क्या,
तीनों की टोटल कर लेना, दैट इज बेसिक, डीए कंडीशनल, कमीशन, वो घिसा पेटा वाला सैलरी का मीनिंग है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। तो ये बेटा आपके दोनों के दोनों वो कंपनसेशन वाले टॉपिक है जो मैंने छोड़े थे। ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है तो मे भी आप ध्यान रख लो, ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएगा वैसे तो 100% टू की नहीं आएगा, कुछ भी आ जाए तो बुरे वक्त के लिए मैंने आपको बता दिया, सुन लीजिए, इतना ध्यान रख लीजिए, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इसको ओवर करता हूँ, दोनों टॉपिक को अपन खत्म कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।